जज साहब ने अपना फैसला सुनाया था और मैं चकरा कर गिर गई थी। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं हार गई थी। न सिर्फ ये केस बल्कि अपने खून के रिश्ते भी। जो कभी सोचा भी नहीं था वो हो गया था। मुझे उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। मैंने एक नज़र अपने बाप और भाई पर डाली, जिनके चेहरे पर मेरे लिए अजनबियत थी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे पहचानते ही ना हो। मैं उन्हें पुकारना चाहती थी, रोना चाहती थी, लेकिन मेरे पुकारने से पहले ही वो दोनों खामोशी से उठकर अदालत से निकल गए थे। उन्होंने ना ही मुझसे कोई बात की थी और ना ही एक नज़र मेरी बेबस हालत पर डाली थी। मुझे अपने सगे रिश्तों से ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। मेरे अंदर कुछ क्षण से टूटा था। लेडीज कांस्टेबल ने मुझे हथकड़ियां लगाकर अपने साथ घसीटना शुरू कर दिया था। उस पुलिस वाली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मुझ पर इस वक्त क्या कयामत गुजर रही है। मेरी पूरी दुनिया ही पलट कर रह गई थी और उसे बाहर खड़े मीडिया वालों की फिक्र थी। बाहर मीडिया वाले कैमरे के साथ मौजूद थे, इसलिए मेरे ऊपर काला कपड़ा डाल दिया गया था। चारों तरफ सवाल पे सवाल पूछा जा रहा था और मैं खामोशी से बस खिजी चली जा रही थी। एक अंधेरा मुझ पर काले कपड़े से छाया था तो एक अंधेरा डर का था। अब मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ मैं थी और मेरा ऊपर वाला था। मुझे उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी और मैं इस बात से वाकिफ थी कि अब मुझे सारी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे काटनी होगी। यहाँ पर ना कोई मेरा अपना होगा और ना ही कोई मुझसे मिलने आएगा। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी कि इस काल कोठरी में क्या क्या होता है और मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। ये राज तो मुझे वहीं जाकर पता चला कि उम्र कैद की सजा पाने वाली औरतों के साथ क्या क्या किया जाता है। मुझे सेंट्रल जेल में पहुंचा दिया गया था, जहां पर हर तरफ सफेद लिबास में औरतें मौजूद थीं और उनके चेहरे पर छाई सख्ती और मकरू हंसी बता रही थी कि वो इस दुनिया की आदी हो गई हैं और सभी कोई न कोई गुनाह करके यहाँ तक पहुंची हैं। सब छोटी छोटी कोठरियों में सलाखों के अंदर बंद थी और मेरे कदमों की आहट से मुझे ऐसे देख रही थी कि जैसे मैं यहाँ पर कोई मेहमान बनकर आई हूँ। मुझे भी एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जहाँ पहले से ही एक औरत सर झुकाए बैठी थी। जैसे ही मैं उस कोठरी में गई तो वो मुझे देखते ही मुस्कुराई। उसकी हंसी एक खौफनाक हंसी थी। वो मुझे देखते ही कहने लगी, क्या नाम है तुम्हारा? क्या गुनाह करके यहाँ तक पहुंची हो? इससे पहले कि मैं उसके बातों का कोई जवाब देती, जेलर हमारी कोठरी में चली आई और उसने आते ही सख्ती से कहा, सुन लड़की, तुझे यहाँ के तौर तरीकों के हिसाब से रहना होगा और हमारी मर्जी के खिलाफ अगर तूने कदम उठाने की भी कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो बाहर की दुनिया थी जहाँ पर तूने अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर इतने बड़े कारनामे को अंजाम देकर आई है, लेकिन ये मेरी दुनिया है। यहाँ तुझे मेरे हिसाब से रहना होगा। आज से तेरा नाम मनीषा नहीं बल्कि 320 है और अपना नाम बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। तुझे इसी नाम से पुकारा जाएगा और यही तेरी पहचान है। जेलर की बातों पर मेरी आंखें नम होने लगी और आंसू धीरे धीरे टपक रहे थे कि अचानक जेलर मेरे करीब आई और मुझे बालों से पकड़कर कहने लगी, इतना बड़ा जुर्म करके यहाँ तक पहुँच गई है और अब मासूमियत का ढोंग रचा रही है। वाह, बड़े लंबे बाल हैं तेरे। अरे कांस्टेबल, जेलर ने जोर से आवाज लगाई। जैसे कांस्टेबल आई तो जेलर हंसकर कहने लगी, अपने इस 320 के बाल तो देखो कितने लंबे और सिल्की हैं। लगता है किसी शैम्पू का प्रचार करने आई है। जाओ जाकर इसके बाल कटवाने का इंतजाम करो। मुझे इसके सर पर बाल नजर नहीं आने चाहिए। जेलर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने रोते हुए कहा कि क्यों, आखिर मेरे बाल क्यों कटवाए जाएंगे? मुझे अपने बालों से बहुत प्यार था और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरे इतने लंबे घने बाल को काट देगा। मेरी बात सुनते ही एक जोरदार थप्पड़ जेलर ने मेरे गालों पर लगा दी और कहने लगी, अभी मैंने तुझे समझाया था ना कि ये मेरी दुनिया है और यहाँ पर मेरा सिक्का चलता है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई जुबान चलाने की? तू यहाँ नौकरी करने नहीं आई है जो इतने लंबे बाल लेकर घूमेगी। इनको धोने में इतना पानी भी खर्च करेगी और वक्त भी। यहाँ और भी बहुत से काम होते हैं।
अभी यहाँ तेरे शुरू के दिन है, अभी तू आराम कर। धीरे धीरे तुझे पता चलेगा कि यहाँ पर तुझे क्या क्या करना होगा। जेलर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अब तक तो मैं अपने घर वालों की जुदाई का मातम मना रही थी और सोच रही थी कि इस जेल में अकेली मैं सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी, लेकिन अब तो एक नई मुसीबत मेरे सर पर आ गई थी। मुझे पता भी नहीं था कि जेल में आकर मुझे ये सब भुगतना पड़ेगा। मेरी कोठरी में मौजूद दूसरी औरत मेरे करीब आई और कहने लगी, फिक्र मत करो, तुझे भी यहाँ पर रहने की आदत हो जाएगी। आई तो तू कुंवारी है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब तू बच्चों की माँ भी बन जाएगी और तुझे पता भी नहीं चलेगा। उसकी बात सुनकर मैं सक बका गई थी। मुझे उसकी बातों का मतलब तो समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं इतना जरूर जान गई थी कि वो कोई गलत बात का इशारा कर रही है। मैंने हकलाते शब्दों में कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं बिना शादीशुदा लड़की हूँ तो मेरे बच्चे कैसे हो जाएंगे? मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, अभी तू नई नई आई है, कुछ दिन यहाँ पर रहेगी तो यहाँ के कायदे कानून भी सीख जाएगी और तौर तरीके भी, और अभी तक जो कुछ तू नहीं जानती है वो सब कुछ जान जाएगी। यही कहकर वो कोठरी के कोने में पड़े बिस्तर पर जाकर लेट गई। तभी थोड़ी ही देर में कांस्टेबल एक औरत को लेकर आई और मेरे लाख मना करने पर भी मेरे लंबे लंबे बालों को सिर से काटकर मुझे गंजा कर दिया। मैं उम्र कैद की सजा के पहले दिन ही गंजी हो गई थी और फर्श पर बिखरे हुए लंबे बालों को देखकर अपनी बेबसी पर सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जेल की पहली रात बहुत ही भयानक थी। छोटे छोटे चूहे इधर से उधर भागते फिर रहे थे और झींगरों की आवाजों ने तो मेरा दम निकाल दिया था। मुझे तो कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता था, लेकिन यहाँ पर तो इन्हीं सब का सामना करते हुए रातें गुजारनी थी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं इस जगह सोना तो दूर, लेटने के भी बारे में नहीं सोच सकती थी। यहाँ काले फर्श और चूहों का इधर उधर भागना दौड़ना और झींगरों की आवाजें मेरे चारों तरफ मौजूद थे। न चाहते हुए भी मेरे आंखों से आंसू बहते ही चले जा रहे थे। मैं यहाँ कैसे अपनी सारी जिंदगी गुजार सकती थी, जहाँ कुछ लम्हे ही मेरी जान पर भारी थे। ऐसे ही सोचते सोचते कब सुबह हो गई पता नहीं चला, और सुबह होते ही मुझे बताया गया कि मुझे बर्तन धोने का काम मिला है। जेल में जितने वक्त का खाना मिलता उन सभी के बर्तन धोने की जिम्मेदारी मेरी थी। हैरत की बात तो ये थी कि ये हुक्म जेलर ने नहीं सुनाया था, बल्कि यहाँ पर मौजूद एक बूढ़ी मुजरिमा ने बताया था। उसके बारे में जब मैंने लोगों से पूछा तो पता चला वो कई सालों से यहाँ पर कैद है और उसकी जेलर से अच्छी बनती है, इसीलिए जेलर के बाद उसका हुक्म चलता है। मैं बर्तन धोने वाली जगह पर पहुंची तो बर्तनों का ढेर देखकर मेरी जान निकल गई। ऐसा लगता था कि पूरे शहर का बर्तन धोने के लिए यहीं पर आ गया हो। वहाँ पर दो औरतें बर्तन धोने में लगी हुई थीं। मेरी नज़र जैसे ही उन औरतों पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो दोनों पेट से थीं। ऐसी हालत में जेल में रहकर इतना सारा काम करना उनके लिए कैसे मुमकिन था। उनकी ये हालत देखकर मैंने उनसे पूछ ही लिया कि प्रेगनेंसी की हालत में आप इस जेल में कैसे रह सकती हैं। मेरी बात सुनकर उनमें से एक औरत ने बड़ी अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, कुछ ही दिनों की बात है, फिर तुझे भी पता चल जाएगा कि हम ऐसी हालत में यहाँ पर कैसे रह रही हैं, क्योंकि ये दिन जल्द तुझ पर भी आना है। उसकी बात सुनकर मैं एकदम चौंक उठी थी। मुझ पर यह दिन क्यों आना था? मैं तो प्रेग्नेंट नहीं थी और न ही शादीशुदा थी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ और पूछती कि पीछे से एक औरत आई और कहने लगी, जुबान नहीं हाथ चलाओ, बहुत देर हो रही है और भी काम करने हैं। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। उसे देखकर मैं डर गई थी कि अगर काम में देर हुई तो ये औरत हमें मार भी सकती है। मैं खामोशी से उन दोनों औरतों के साथ बर्तन धोने लगी। सुबह से बर्तन धोते धोते 11 बज गए थे, लेकिन बर्तन थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इसके बाद मुझे पता चला कि दोपहर के खाने के भी बर्तन हमें ही धोने हैं। मतलब कि ये आज का सारा दिन मेरा बर्तन धोते धोते ही गुजर जाना था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जेल की जिंदगी कैसी होती है, पर यहाँ आने के बाद मैं जो कुछ भी देख रही थी, ये सब देखने के बाद मैं बहुत हैरान हो गई।
सारा दिन कामकाज में गुजार कर रात को जब मैं कोठरी में पहुंची तो मेरे साथ वाली औरत कहने लगी, चल रे 320, आज की रात तेरी जागते हुए नहीं गुजरेगी। तू इस कदर थक चुकी है कि ना ही तुझे चूहों की फिक्र रहेगी और ना ही झींगरों की। अब देखना, बिस्तर पर लेटते ही तुझे गहरी नींद आ जाएगी। उसकी बात पर मैं दुख से मुस्कुराई थी, क्योंकि वो सच ही तो कह रही थी। मेरा पूरा बदन थककर चूर हो गया था। बिस्तर पर लेटे हुए मुझे वो दोनों प्रेग्नेंट औरतें याद आईं। मैंने अपने साथ वाली औरत से पूछा, दीदी मुझे ये बताइए कि जेल में वो औरत प्रेग्नेंट कैसे हुई और यहाँ बच्चा कैसे पैदा करेगी। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, तुझे बड़ी जल्दी है प्रेग्नेंट होने की, थोड़ा इंतजार कर ले, तेरी भी बारी आ जाएगी और जब तू बच्चा पैदा करेगी तो तुझे भी पता चल जाएगा कि बच्चा कैसे पैदा होता है। उसकी बात पर मैं खामोश हो गई। फिर वो कहने लगी, अच्छा तू बता, इतनी कम उम्र में ऐसा क्या गुल खिलाकर आई है कि तुझे इतनी बड़ी सजा मिल गई। अगर वकील अच्छा करती ना तो शायद तू बच जाती। ये काले कोट वाले होते हैं ना, इंसान के बड़े से बड़े गुनाह को नेकी बनाकर कोर्ट में पेश कर देते हैं। अभी तेरी उम्र ही क्या थी, देखने में तो तू 19 या 20 की लगती है और तू सारी जिंदगी के लिए जेल में आ गई है। उसकी बात सुनकर मैंने एक लंबी सांस ली थी। मैं उसे क्या बताती। मेरे लिए वकील तो किया गया था, लेकिन शहर का सबसे घटिया और सस्ता वकील, जिसकी वजह से मैं जेल के सलाखों के पीछे थी। और मुझ पर यह जुल्म किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने किया था। मुझे तो उस जुर्म की सजा मिली थी जो मैंने कभी किया ही नहीं था। मैं चीखती चिल्लाती रह गई, फिर भी किसी ने मेरी एक नहीं सुनी थी। मैं उस औरत की बात का जवाब दिए बगैर बिस्तर पर लेट गई थी और मेरा गुजरा हुआ कल मेरे आंखों के सामने घूम रहा था। मेरा नाम मनीषा था और हम 3 बहनों का इकलौता हमारा छोटा भाई था। मेरे पिता को हम तीनों बेटियों से बहुत नफरत थी, क्योंकि मेरे पिता को बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब तक हम तीनों बहनें थीं, उन्होंने मेरी माँ और हम तीनों बहनों की जिंदगी बद से बदतर बनाकर रख दी थी। लेकिन कुछ दिन बाद जब हमारा भाई पैदा हुआ तो मेरे पिता बहुत खुश हो गए और अपना सारा प्यार और दुलार अपने बेटे पर लुटाने लगे। सालों हमने अपने बाप के ताने सुने थे, पर मेरे भाई के पैदा होने के बाद हमारी जिंदगी में सुकून आ गया था। हम तीनों बहनें सरकारी स्कूल में पढ़ती थीं, लेकिन पापा ने मेरे भाई का दाखिला एक बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में करवाया था। हम तीनों बहनें अपनी जरूरी चीजों के लिए भी तरसती थी, लेकिन हमारा भाई अपनी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश चुटकियों में पापा से पूरा करवा लेता था। फिर भी हम तीनों बहनों को अपने भाई से बहुत प्यार था। उसका नाम सूर्या था। हम सब और खासकर मेरे पापा उसे बहुत प्यार करते। हमारे लाड और प्यार की वजह से वो बहुत बिगड़ चुका था। वो बहुत जिद्दी और झगड़ालू हो गया था। वो घर से बाहर निकलता तो किसी न किसी बात पर उसका लोगों से झगड़ा हो जाता था। बिना लड़ाई किए तो वो कभी घर पर लौटकर ही नहीं आया था। ये सिलसिला बचपन से शुरू हुआ, धीरे धीरे करके वो 16 से 17 साल का हो गया। फिर भी उसके झगड़े कम नहीं हुए। घर में आए रोज कोई न कोई उसकी शिकायत लेकर आता और पापा उसे समझाने की बजाय शिकायत करने वाले का जीना मुश्किल कर देते। मेरी माँ जब सूर्या को समझाती तो पापा उन्हें डांटकर मना कर देते कि तुझे तो मेरा इकलौता बेटा भाता ही नहीं है। हमारे दिन कुछ यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन दोपहर के वक्त हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो 22 से 23 साल का लड़का गुस्से में आग बबूला हमारे दरवाजे पर खड़ा था। गुस्से से वो सूर्या के बारे में पूछ रहा था। उसके तेवर देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि सूर्या ने जरूर कोई बहुत बड़ा कारनामा किया है। सूर्या अंदर कमरे में सो रहा था। मैंने उस लड़के से झूठ कह दिया कि मेरा भाई घर पर नहीं है। मेरे इस बात पर वो पलटकर जाने लगा था, लेकिन उसकी आवाज से सूर्या की आंख खुल गई। सूर्या जल्दी से मेरे पास आया और पूछने लगा, दरवाजे पर कौन आया था। मैंने गुस्से में सूर्या से पूछा, क्या गुल खिलाकर आए हो? एक जवान लड़का तुम्हारे बारे में पूछता हुआ यहाँ तक आया था, जो उम्र में तुमसे काफी बड़ा था। ऐसा ना हो वो तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दे, इसलिए अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मेरी बात सुनते ही सूर्या को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, मैंने कोई चूड़ियां पहनकर नहीं रखी है कि कोई भी मेरे दरवाजे पर शोर शराबे करके जाएगा और मैं चुप बैठूंगा।
यही कहते हुए उसने पापा के दराज से रिवॉल्वर निकाला और उस लड़के के पीछे पीछे घर से निकल गया। सूर्या को रिवॉल्वर लेकर जाते हुए देख मेरी चीख निकल गई। मैंने माँ को आवाज देकर बुलाया और सारा माजरा बताया और खुद उसके पीछे निकल गई। मैं जानती थी कि वो जज्बाती है और गुस्से में आकर कुछ भी गलत कर सकता है। लड़का भी ज्यादा दूर नहीं गया था। दोपहर का वक्त था और गर्मी की वजह से चारों तरफ सन्नाटा था। जब तक मैं उसके पास पहुंची, उन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। अभी मैं अपने भाई को कुछ समझाती कि गोली उसके सीने में आर पार हो गई थी। वो लड़का खून से लथपथ वहीं पर गिर गया। मैं डर गई थी। मैं कभी अपने भाई को देखती तो कभी खून से लथपथ उस लड़के को। सूर्या भी डर गया था। वो रोते हुए मेरे पास आया और मेरे गले लग गया। वो जज्बात में आकर ये गलत कदम उठा बैठा था। मैं जानती थी ना ही उसका कोई ऐसा इरादा था और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी। गोली की आवाज से अगल बगल के लोग भी अपने घरों से निकल गए थे और मेरे पापा भी वहां पर पहुंच गए। हर कोई हैरान परेशान इस मंजर को देख रहा था। मैंने रोते हुए पापा को सारी बात बताई तो पापा ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। कहने लगे, मनीषा बिल्कुल खामोश हो जा, अब दोबारा ये बात मत करना। मोहल्ले वालों ने एम्बुलेंस को कॉल कर दी थी। एम्बुलेंस उस लड़के को लेने आ गई थी, लेकिन पता चला कि वो लड़का मौके पर ही दम तोड़ गया था। पुलिस भी वहां पर आ गई थी, लेकिन पुलिस के आने के पहले ही पापा ने मुझे समझा दिया था कि अपने भाई का नाम मत लेना। पापा ने सबको ये बताया कि वो लड़का मेरा आशिक था जो मुझसे मिलने आया था। मैंने मोहब्बत के नाम पर उससे काफी पैसे लिए थे। अब मैं उसे जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन जब वो नहीं माना तो मैंने गुस्से में उसे गोली मार दी। पापा की ये कहानी सुनकर जहां मोहल्ले वाले दंग रह गए थे, वहीं मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। पापा अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए मुझे इस दलदल में धकेल दिए थे। मैंने पापा से कहा, मुझ पर ये जुल्म मत करिए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन हम तीनों बहनों की जिंदगी से ज्यादा पापा को सूर्या की जिंदगी प्यारी थी, इसलिए पापा ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया और मुझे अच्छी तरीके से समझा दिया था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी और सूर्या का नाम तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए शहर का सबसे बेहतरीन वकील करके मैं तुम्हें छुड़वा लूंगा। और मैं बेवकूफ थी कि अपनी बाप के बातों में आ गई थी। जब पापा ने हमारी छोटी छोटी जरूरतें कभी पूरी नहीं की थी, तो अब मुझे छुड़वाने के लिए शहर के सबसे बड़े वकील को कैसे हायर कर सकते थे। मैं जेल की सलाखों के पीछे थी। मैंने पापा की बातों में आकर इस जुर्म को कबूल कर लिया था, जो जुर्म मैंने कभी किया ही नहीं था। मुकदमा अदालत में चला। पापा ने एक सस्ते से वकील को हायर किया था और बड़ी आसानी से ये केस हम हार गए थे और मुझे उम्र कैद की सजा मिल गई। मेरा वो बाप जिस पर मुझे बड़ा मान था, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था और अपने बेटे का हाथ पकड़कर अदालत से ऐसे निकल गया जैसे मुझे पहचानता ही ना हो। मेरी माँ तो मेरे पापा के आगे मजबूर थी और ना जाने पापा ने माँ से क्या कहा था कि वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। मैं अपने भाई के जुर्म की सजा काटने जेल में आ गई थी। मैं दिन रात अपने घर वालों को याद करके खूब रोती, पर कोई मुझसे मिलने नहीं आया। और इस जेल में आने के बाद मुझे जो कुछ भी देखने को मिल रहा था, वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा बदतर था। यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। और जब आँख खुली तो दोबारा कामों का वही सिलसिला शुरू हो गया। दिन ऐसे ही तेजी से गुजरने लगे। मुझे यहाँ रहते रहते 4 महीने गुजर गए। इन 4 महीनों में कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया था। अलबत्ता जेल में औरतों का पेट से होना और बच्चे पैदा होने का सिलसिला जारी था। और पूरे 4 महीने बाद ये राज मैंने भी जाना कि जेल में रहने वाली औरतें प्रेग्नेंट कैसे होती हैं और उनके बच्चे कैसे पैदा करवाए जाते। एक रात मैं अपनी कोठरी में सोने आई तो वही औरत जो सब पर हुक्म चलाती थी, आधी रात को मेरी कोठरी में आई। मुझे खामोशी से अपने साथ चलने को कहा। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसने चोर दरवाजे से मुझे जेल के बाहर भेज दिया और पता चला कि मुझे एक रात के लिए किसी बड़े आदमी के पास भेजा गया। वो रात मैंने कांटों पर गुजारी थी, क्योंकि मुझे अपनी मर्जी के खिलाफ वो सब कुछ करना पड़ रहा था जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे ब्लैकमेल किया गया था कि अगर ये बात मैंने किसी को बताई तो मुझ पर ही इल्जाम लगा दिए जाएंगे कि मैंने जेल से भागने की कोशिश की है।
पता नहीं कौन कौन इन सब में शामिल था। मैं वो रात जेल से बाहर गुजार कर सुबह होने से पहले वापस लौटी थी और फिर ये सिलसिला ऐसे ही चल पड़ा और दूसरे महीने ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने ये बात अच्छी तरीके से महसूस किया कि प्रेग्नेंट होने के बाद मुझे जेलर से छुपाया जाने लगा। वो औरत बड़ी चालाकी से मुझे जेलर की नजरों से दूर रख दी। मुझसे मिलने कोई आता भी नहीं था। ये बात पूरी जेल को मालूम थी और ऐसे ही मेरे 9 महीने गुजर गए। मैंने एक बेटी को जन्म दिया। ना ही इन लोगों ने मुझे मेरी बेटी दिखाई और ना ही मेरी बेटी मेरे गोद में डाली गई। ना जाने चंद मिनटों में ही उसे कहाँ गायब कर दिया गया था, मैं खुद भी नहीं जानती। आज मैं बगैर शादी के एक बेटी की माँ हूँ और मेरी वो बेटी कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मैं अपने जीवन की ये दास्तां किसी को बता सकी और ना ही सुना सकी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया गया था। आज मुझे अपनी ये कहानी एक लेखक के माध्यम से सुनाने का मौका मिला तो मैंने अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। पता नहीं कब तक हम औरतों पर ऐसे ही जुल्म होता रहेगा। जो कुछ भी मेरे बाप ने मेरे साथ किया वो माफ करने के काबिल नहीं, और जो जेल में 4 दीवारी के अंदर हुआ वो तो मैं बयां भी नहीं कर सकती। मेरी ये कहानी सुनने के बाद अब आप ही लोग बताइए कि क्या कोई बाप इतना स्वार्थी हो सकता है कि अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बेटी को दांव पर लगा दे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।